अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पीडीएम के छतरी तले जमा कसीरुल जमाती हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। अपोजिशन तो अपोजिशन खुद हुकूमती इत्तेहादी भी अंगश बदंदा है कि आया हुकूमत इतनी उजलत में इतनी बड़ी तादाद में बिल्स ऐवानों में क्यों पेश कर रही है, जिनको पहले ना तो कमेटियों में जेर बहस लाया गया और ना ही ऐवानों में उन पर बहस हो रही है और ना ही किसी ऐवान में मौजूद अरकान को उनकी कॉपियां फराहम की जा रही हैं। लेकिन ये आज जरूर वाजे हो गया है कि हुकूमत के अंदर फूट वाजे हो चुकी है। हुकूमत खुद हुकूमत के सामने खड़ी हुई नजर आती है। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि JUIF और दीगर इत्तेहादी जमातें खुलकर इख्तलाफ कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 2 रोज में यानी 27 जुलाई जुमेरात को 24 बिल्स और जुमा 28 जुलाई को 29 बिल्स मंजूर किए गए, जिनमें से बेशतर तो मंजूर करने वालों के हाथ भी नहीं लगे। लेकिन हुकूमत न जाने किन बंदोबस्तों में मसरूफ है। दीगर बिलों के साथ आज पास होने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी शदीद मुजाहिमत का सामना रहा, जो सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाने के हवाले से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। ऐसे माहौल में PTI ने कौमी असेंबली के 13 मेंबरान को पार्टी से भी निकाल दिया है, जिनमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज और PAC के चेयरमैन नूर आलम खान साहब भी शामिल हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब अपोजिशन लीडर और वजीर आजम ने निगरान सेटअप का फैसला करना है, अपोजिशन लीडर का निकाला जाना कितने आईनी सवालात उठाता है और साथ ही आखिरी लम्हों की कानून साजी कितनी देर पा हो सकेगी, इस पर प्रोग्राम में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद होंगे, तारुफ करवाना चाहूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी कि बहैसियत सेनेटर आप क्या समझते हैं, पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड कानून साजी हो रही है और दिलचस्प बात यह है कि कौमी असेंबली से जो बिल्स पास हो रहे हैं वो सेनेट में आके फंस भी रहे हैं। तो सर, क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की तैयारी नहीं है या कौमी असेंबली क्योंकि नरम हिस्सा है तो इसलिए वहां पर काम आसानी से होता है लेकिन सेनेट में आके मुश्किलात हो जाती हैं? तो आखिर हो क्या रहा है सर ऐवानों में? देखिए जी, हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ने पहले काम नहीं किया और ये बिल्स जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि अब आ रहे हैं, ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले आ जाने चाहिए थे। मगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट, आपको पता है, इज एवरी डे अफेयर एंड कीपिंग बिजी एंड दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं, तो कुछ चीजें जो करने की होती हैं लेजिस्लेशन की, वो रह जाती हैं। तो ये अब जो लेजिस्लेशन पेंडिंग थी काफी अरसे से, उसमें ये जितने बिल्स का आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो सीक्रेट एक्ट हो, चाहे वो एविएशन लॉ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बिल्स हो, चाहे वो दूसरे बिल्स हो, तो ये सब अब जल्दी में उनकी कोशिश है कि वो पास हो जाएं। मगर देखें, लेजिस्लेशन जो है ना, वो डिस्कस करे बगैर कभी भी पास नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूं जिन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन की है, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो ANP के हैं, चाहे वो JUI के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी ऑब्जेक्शन करना जायज है और उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि इन बिल्स पे डिबेट होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के मेंबर होते हुए आप बिल्स को अपोज करें और आप कहें जी इस बिल्स पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, ये बिल्स कमेटी में जाने चाहिए और ये वहां डिस्कस होने चाहिए और फिर इन पे डिबेट होके ये पास हो, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मानवीवाला साहब, सर कथा कलामी की माजरत, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्स पहले कमेटियों में जाने चाहिए और उसके बाद उन पे ऐवानों में भी बहस होनी चाहिए, लेकिन बहुत से बिल्स तो इस प्रोसेस से गुजर ही नहीं रहे। सर, कई लोगों की तो ये नाराजगी भी है कि जो बिल्स की कॉपियां हैं वो तक उनके पास मौजूद नहीं है, उन्होंने वो बिल्स पढ़े ही नहीं है जिनके ऊपर उनकी कंसेंट ली जा रही है। तो सर, एक तो ये भी फरमाएं कि क्या ऐसा कोई प्रोसीजर मौजूद है या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद है, और अगर है तो गवर्नमेंट आखिर उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है? दूसरा सर, इतनी अर्जेंसी की आप दुरुस्त कह रहे हैं, वजीर कानून साहब ने कहा कि ये पेंडिंग बिल्स हैं, तो मेरा सर सवाल ये है कि क्या वजह है कि हुकूमत क्यों नहीं इन पेंडिंग बिल्स को वक्त पर ला सकी? सर देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि इस हुकूमत का मसला यही रहा कि जब से ये हुकूमत आई, देयर वर सो मेनी इश्यूज दैट द गवर्नमेंट हैड टू डील विद, तो उसकी वजह से काफी चीजें जो नॉर्मल रूटीन की थी वो रह गई और उनके रह जाने से अब जाहिर सी बात है
گورنمنٹ کے کچھ دن رہ گئے ہیں، ہفتہ رہ گیا ہے یا 10 دن رہ گئے ہیں، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے یہ پینڈنگ بلز ہمارے پڑے ہوئے ہیں 6 مہینے سے، سال سے، اور کچھ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ایویشن بلز پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ٹائم سے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کوشش ان کی یہ تھی کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم یہ بل جتنے پاس کرا سکیں وہ ہم کرا لیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یہ اس پہ ڈبیٹ نہ ہو یا اس پہ ڈسکشن نہ ہو یا یہ کمیٹی میں نہیں جائیں، بٹ کیونکہ ٹائم کنسٹرینز ہیں اور کچھ بلز کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹائم لیمیٹڈ تھے، ان کو یہ اچیو کرنا تھا، جیسے ایویشن کا بل تھا ان کو وہ اچیو کرنا تھا تاکہ ہماری جو فلائٹس رکی ہوئی ہیں، جو آئی کیو نے یا ایاسا نے جو ہمارے پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، اور اس میں سے ایک ریسٹرکشن یہ تھی کہ آپ لیجسلیشن کریں اور سول ایویشن کو ڈیوائیڈ کریں، ایئرپورٹ اتھارٹی کو الگ بنائیں، ریگولیٹری اتھارٹی کو الگ بنائیں، تو یہ چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر وہ نہیں ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی کیا نہیں تھی اب یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا، مگر ایونچولی دیکھیں اس میں کئی لیجسلیشن ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسی چیزیں گورنمنٹ سے ہو جاتی ہیں جو کہ وہ انٹینشنلی نہیں کرتے مگر وہ رہ جاتی ہیں، تو سر قانون سازی کے حوالے سے کچھ چند ایک سوال میرے رہ گئے، اس کے بعد میں پھر دوسرے ٹاپک پہ آتی ہوں۔ سر کیا آپ کے خیال میں ایسی کوئی قانون سازی بھی پائپ لائن میں ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میں یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو طویل کرنے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں شاید کوئی قانون سازی پیش کی جائے ایوان میں، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کوئی پاسبلٹی بھی موجود ہے، اور اگر ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کیا سٹانس لے گی؟ اس کی تو قانون سازی ہو گئی نا، اس کی تو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوشش کی کہ پاورز دی جائیں۔ میں موجودہ سیٹ اپ کی بات کر رہی ہوں سر، کیئر ٹیکر کا بالکل آرٹیکل 230 ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی۔ جی I don't think so. آپ کے خیال میں نہیں ہے، آپ کے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک پرائم منسٹر دیکھیں کل ڈنر دے رہے ہیں، فیئرویل ڈنر ٹو آل دی ایم این ایز، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کل ڈنر تو نہیں دے رہے ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ بھی تھوڑی سی عجیب سی بات لگی کہ قومی اسمبلی میں جب یہ بلز لائے گئے اس میں سے بیشتر، تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی ایز اے اتحادی سپورٹر ان بلز کو سپورٹ بھی کیا اور ان کو پاس بھی کروایا، لیکن سینٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شخصیات ہیں جو کہ اس بل کو ریزسٹ کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے بھی، تو اس پر سر پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ایوری ممبر ہیز دا رائٹ ٹو اپوز اینی تھنگ دے وانٹ ٹو، یہ نہیں ہے کہ جی پارٹی کی پالیسی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور سینٹ میں ایز اے کلچر اگر آپ دیکھیں گی تو اس قسم کی اپوزیشن ہوتی ہے اور کچھ ممبرز نہیں ایگری کرتے کچھ چیزوں کے اوپر، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں سینٹ میں کہ سینٹ میں ایسے آبجیکشنز آتے ہیں انڈیویجول ممبر سے بھی، پارٹی ممبر سے بھی، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ ممبرز نے بھی اس کے اوپر آبجیکٹ کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں دیکھیں میں اس کو اچھی چیز سمجھتا ہوں، آپ شاید اس کو سمجھیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہونا چاہیے، اور یہی ایک پارلیمنٹ کا ایک امیج کریٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ از انڈیپینڈنٹ، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بل کو سپورٹ کرے۔ اچھا سر ایک اور حوالے سے بھی آپ کا میں ٹیک چاہوں گی، وہ یہ کہ اب یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، ایک تو یہ کہ اس میں اگر آپ اس کا ایسنس پڑھیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، پھر لوگوں کا یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ یہ قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا، لیکن سینٹ میں اس کے اوپر خود اتحادیوں نے بھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی بڑا اختلاف کیا۔ سر آپ کے خیال میں اس بل کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے حکومت کے پاس؟ سر کوئی وجہ نہیں ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کوئی وجہ نہیں ہے حکومت کے پاس۔ حکومت کے پاس یہ بل پڑا تھا، انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا، سینٹ میں بھیج دیا یہ سوچتے ہوئے کہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا، مگر سینٹ میں لوگوں نے آبجیکٹ کیا۔ اب یہ بل کمیٹی میں چلا گیا ہے اور وہاں یہ کمیٹی میں ڈسکس ہو کے اس میں جو امینڈمنٹس ہوں گی بل میں وہ کمیٹی پروپوز کرے گی اور یہ بل سینٹ میں آئے گا اور پاس ہوگا۔
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और हवाले से भी सर आपकी राय चाहूंगी, वो ये कि अगर आपने भी आज इस हवाले से सुना हो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 13 अरकान की जो रुकनियत है वो मनसूख भी कर दी है और उनको पार्टी से भी निकाल दिया है। अब उसमें वो शख्सियात भी शामिल हैं जो अगले आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, नूर आलम खान साहब, ये वो लोग हैं जो कि अहम ओहदों के ऊपर हैं पार्लियामेंट में। तो सर ऐसे में आपको क्या लगता है कि एज अ अपोजिशन लीडर अगर राजा रियाज साहब पार्टी के बैनर के नीचे ही नहीं होंगे तो वो निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत कैसे करने की पोजीशन में होंगे वजीर आजम साहब से? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इन लोगों ने तो बहुत पहले पीटीआई को छोड़ दिया था। पीटीआई को अब जाग आई है कि इनकी रुकनीत कैंसिल कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी डिफेक्ट कर चुके हैं पीटीआई से, एंड दे हैव लेफ्ट पीटीआई, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो ये तो एक ग्रुप बना है 22 लोगों का जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है, और दे हैव फॉर्म्ड देयर ओन ग्रुप, and that is why they are holding the position of leader of opposition. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अब पीटीआई को ख्याल आया कि इनकी रुकनीत कैंसिल की जाए, उनको तो बहुत पहले कैंसिल कर देनी चाहिए थी। तो यानी सर आप कह रहे हैं कि इनफरादी हैसियत में वो बात करने की पोजीशन में है एज अपोजिशन लीडर, लेकिन ये कि पीटीआई के बैनर के नीचे वो नहीं मौजूद होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, और वो इंडिपेंडेंटली बात करेंगे, एज अ ग्रुप बात करेंगे, जो कि एक पीटीआई से ग्रुप निकला है। आपने देखा परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, उसमें कितने पीटीआई के एक्स मेंबर्स चले गए। तो अभी तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पीटीआई, बट इस वक्त तो यही नजर आ रहा है कि जितने पीटीआई के मेंबर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज, न्यू होम्स, न्यू पार्टीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगी, वो ये कि निगरान सेटअप के हवाले से रोज नए नाम सामने आते हैं, रोज रिजेक्ट हो जाते हैं मफरूजों की बुनियाद के ऊपर, लेकिन क्या वाकई जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब लगता यह है कि बुनियादी तौर पर ये डिस्कशन में ला रहे हैं कि कौन लोग होने चाहिए? तो सर इस पे कंक्लूजन क्यों नहीं हो सका? हम हमेशा लास्ट मोमेंट के ऊपर क्यों ले जाते हैं किसी भी इशू को? ये जी निगरान का यही होता है, आप हिस्ट्री निकालें, हर निगरान हुकूमत में ऐसे ही होता है। या फिर सर तो कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? जी सर, क्या कौम को ही कंफ्यूज रखने की कोशिश की जा रही है? आई डोंट थिंक सो, इट हैज एनीथिंग टू डू विद कौम, और कौम को निगरान हुकूमत को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? ये तो एक आ रहे हैं इलेक्शन कराने, कोई भी आ जाए, इसमें क्या ऐसी बात है? 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने आना है, उन्होंने इलेक्शन कराना है और चले जाना है। तो कौम को इतना कंफ्यूजन, मेरा ख्याल मीडिया को ज्यादा फिक्र है, कौम को इतनी फिक्र नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल ये कि आपने अभी खुद इंतखाबात की बात कर दी है कि निगरान सेटअप को सीरियस नहीं लें, लेकिन सर उसके बाद जो इलेक्शन होने हैं वो जुड़े हैं मर्दमशुमारी से। अब पिछले 6 महीने में हम यही सुनते आ रहे थे कि जी पुरानी मर्दमशुमारी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो नई मर्दमशुमारी है उन्हें स्टैट्स पे हम इलेक्शन में जाएंगे। तो सर फिर इसका मतलब ये है कि 2023 तो फिर इलेक्शन का साल नहीं होगा? मेरा ख्याल है इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस होगा ड्यूरिंग केयर टेकर गवर्नमेंट, और इस पे पॉलिटिकल पार्टीज विल कम टू सम कंक्लूजन। आपको याद हो अगर नेक्स्ट पास्ट इलेक्शन में यही प्रॉब्लम आया था, बिल्कुल, और हमने लेजिस्लेशन की थी और वन टाइम परमिशन दी थी। तो मेरा ख्याल है इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मालवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। यकीनन मर्दमशुमारी के हवाले से ये अफवाहें जरूर गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन हो सकता है ताखीर का शिकार हो जाए, और खुद हुकूमत की तरफ से भी यही बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं उनकी राय ये है कि ऐसा नहीं होगा, कंसेंसस कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन 2023 ही इलेक्शन का साबित होगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पार्लियामेंट के ऐवानों से जिस स्पीड के साथ बिल्स पास किए जा रहे हैं, आया आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत जाते जाते जो रिकॉर्ड कानून साजी कर रही है, 50 से ज्यादा बिल पेश भी हो चुके हैं, पास भी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि बचे हुए दिनों में मजीद कितनी कानून साजी होती है। लेकिन क्या आईनी तौर पर ऐवानों में जो कुछ हो रहा है, इत्तेहादी भी उसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन क्या वाकई इन बिलों की कोई वक़्त रह जाएगी जब इनको अप्लाई किया जाएगा? और दूसरा ये कि इस वक्त के जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जरूर जा चुके हैं, लेकिन आईनी तौर पर क्या इस पोजीशन में रह जाते हैं कि वो निगरान सेटअप के हवाले से वजीर आजम साहब से मुशावरत करके फैसले कर सके? प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, और जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान है एतजाज एहसन साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नासिफ सर, आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ा अरसा सर आपने ऐवानों में भी गुजारा, और जो कुछ आज आप होते हुए देख रहे थे, हम समेत आप भी हैरान होंगे सर, इतनी स्पीड से कानून साजी माजी में कभी आपने इसकी मिसाल देखी है? ये तो नून लीग इस तरह बिहेव कर रही है जिस तरह चोरों का माल
चोर घुसा है कमरे में, उधर से सारा माल लूट रहा है और गाड़ियों में उसको लाद रहे हैं और फिर भाग रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं। यही महसूस हो रहा है कि किसी के घर में घुसे हुए हैं और निकाल रहे हैं सारा सामान, उनकी मलकियत भी नहीं, और फिर भाग रहे हैं। ये कर रहे हैं और इतना ही ज्यादा लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि इसमें बदनीयती तो उनकी मियां शहबाज शरीफ और उनके जो नून लीगी मुद्रा है उनकी तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है ना, ये तो बदनीयती है। लेकिन सर ये जो तरीका है, प्रोसीजर है, ना कमेटियों में जा रहे हैं, ना उनके ऊपर बहस ऐवान में हो रही है, बल्कि लोग कह रहे हैं हमें तो उसका मुसव्वदा भी नहीं मिल रहा। तो माजी में ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है या ये एक प्रैक्टिस होती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है? क्योंकि वजीर कानून ये कह रहे हैं कि जी ये तो पेंडिंग बिल्स है जो कि अब हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, तो पेंडिंग बिल्स से पूरा 1.25 साल क्यों नहीं पेश हो सके फिर? नहीं, ये तो जो कर रहे हैं और जिस अंदाज से कर रहे हैं ये तो चोरी चकारी वाली बात है। और रद्द-ए-अमल सिर्फ यही नहीं कि अपोजिशन कोई वहाँ बैठी हुई है, अपोजिशन कहाँ है, कोई खास नहीं है, पर ये तो हुकूमती बेंचेस पे एक ललकार उठ पड़ी है। ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है हुकूमती बेंचेस के लिए भी। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत की इत्तेहादियों में और नून लीग के इत्तेहादियों में कितना गम और गुस्सा है इस बात। ये किया भी अजीब बात है, अजब बात कि कमेटी में भी नहीं गए, इस पे डिबेट कोई नहीं हो रही, और आप इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं कि बिल आ रहा है कि जिस इंटेलिजेंस वाले या रियासत जिसके घर में मकान पे चाहे छापा मारे, उसमें दाखिल हो जाए, उसमें सब तलाशी ले। ये कहाँ से, किसने कब दिया है इख्तियार इस तरह कभी? और ये तो गैर आईनी है, आइन से मुतसादम है, फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, और इसको अदालतें खत्म करेंगी, ये कानून नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन एतजाज साहब, सर ये आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं बाकी एक्ट्स पर भी आती हूँ। सर ये कौमी असेंबली से पास हो जाता है, वही जो इत्तेहादी हैं वो वहां से पास कर देते हैं, फिर सेनेट में आता है तो वही इत्तेहादी इसके ऊपर एहतजाज भी करते हैं, इसको पास भी नहीं होने देते। तो सर इस बिल की फिर हैसियत आईनी तौर पर क्या रह जाती है और इसके ऊपर दोबारा से गौर क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर अर्जेंसी क्या है सर कि इस बिल को पास करवाने की, बगैर इसके ऊपर डिस्कशन किए हुए या इसमें रिकमेंडेशंस किए हुए? इसमें अर्जेंसी तो ये है कि 12 तारीख को ये फारिग हो रहे हैं और शायद 2-3 दिन पहले फारिग होने की इत्तला आ जाए कि ये 8 या 9 को फारिग हो रहे हैं। तो इनके पास टाइम तो थोड़ा है ना। ये कमेटियों के पास जाए, कमेटी का चेयरमैन उसको एक और पेशी डाल दे, कुछ करे, कमेटी जो है वो प्रपोजल अपने दे दे। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमें जो इख्तियारात चाहिए वो हमें फौरन चाहिए। अब फौरन इख्तियारात आपको अगर आप ले भी लोगे, ये सारे इख्तियारात को अगर कल आपकी हुकूमत आ जाती है तो नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये तो बड़ी सर ये आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि ये नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन सर इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि जी ये तो किसी और जमात के खिलाफ बेसिकली बिल लाया गया है, तो ये नून लीग को खुद नहीं पता कि जो क्लॉजेस उसमें डाली गई हैं कल को उनके गले भी पड़ सकती हैं, वो खुद नहीं पढ़ रहे सर ये बिल? नहीं, वो बंदा अंधा हो जाता है ऐसे मामलों में। जो इक़्तिदार में हो वो बाकायदा अंधा हो जाता, और ये अंधे हो गए। अच्छा, तो नजर कुछ नहीं आ रहा। और मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी मिनट पे इस तरह ये इख्तियारात हासिल करने लेने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी में, कि जिस तरह वाकईतन रात को चोर किसी के घर में घुसा हुआ और 2-3 हो और वो सामान उठा के बाहर गाड़ी में लोड कर रहे हो, पिकअप में जाना है, भागना है। ये तो इससे कर रहे हैं सर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आज सर हुकूमत में एक बड़ा इख्तलाफ सामने नजर आया है, भले 2 ऐवानों में अलग अलग सही, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो इत्तेहाद जिसकी बात कर रहे थे कि बड़ा बरकरार रखा है नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, उसमें दरार बड़ी वाज़ेह है इन हवालों से? जी बिल्कुल है। हम तो इसके हक में नहीं है कि इस तरह लेजिस्लेशन की जाए। हम इसके हक में नहीं है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, इलेक्शन डेट पे हो, अपने 90 दिन या 60 दिन जो भी बने उनकी बाकायदा तारीख पे, और इलेक्शन हो। इसके बाद और निगरानों को ये इख्तियारात ना दिए जाए। ये जो शहबाज शरीफ दे रहे हैं निगरानों को इख्तियारात, इसका मतलब ये है, इससे मैं तो ये समझता हूँ कि इनका इरादा है निगरानों को लंबे तूल देने का,
इनका ख्याल है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हम कामयाब हो गए निगरानों को तूल देने को। अब निगरान ऐसा लगाएंगे ये देखना, बड़ा पर्सनल, कोई इनको झिझक नहीं होगी। ये इनको तो झिझक नहीं थी, ये तो इसहाक डार को भी लगाना चाह रहे थे, पर इसहाक डार का मुतबादल ही कोई नून लीग की लीडरशिप में से कोई आ जाएगा, जो मेन 3-4 उनके हैं, उसको ये लगा देंगे ताकि उससे सारे काम भी अपने कराते रहे, वो अपना ही इनका बंदा हो। और उसको 90 दिन नहीं, उसको ये 100 दिन, 150, 200 दिन जितना चाहेंगे, जब तक इनको ये नहीं होता सर। कि आप लेकिन इलेक्शन एतराज साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन सर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि ऐसा किया जा सके, या मर्दमशुमारी के जो अब कहा जा रहा है कि नई मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उनके तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो सर पहले 6 माह तो हम पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर ही बात करते रहे, अब अचानक ही नई मर्दमशुमारी को इस्तेमाल करना, क्या ये डिले टैक्टिक्स हैं? और अगर ऐसा है तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर ये चीज क्यों बताई जा रही है? क्योंकि अभी तक तो लोगों की ये राय कि ये हुकूमत चली जाएगी 8 से 12 के बीच में। ना, ये इनका इरादा नहीं है जाने का, इन्होंने इसलिए एम्पावर किया, इख्तियारात बढ़ाए हैं निगरानों के, वरना निगरान तो एक डंग टपाऊ सीट वार्मर है कि सीट को अपना वार्म रखना है, अगले ने आना है, जो असली हुक्मरान मुंतखब हुक्मरान है। ये तो मुंतखब भी नहीं, इन्होंने अजब घेरे डाल दी है बहरूपियों ने। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस सेंसस पे ये इलेक्शन हो ही नहीं सकती। उसकी वजह बताऊं जी। अब ये फंसे हुए हम ऐसे हैं कि सेंसस किस लिए होता है, मैं आप बताता हूँ, अर्ज करता हूँ। सेक्शन आर्टिकल 50 है आइन का, वो कहता है कि नेशनल असेंबली की 342 कुल सीटें होंगी, जिसमें पंजाब की इतनी होंगी, सिंध की इतनी होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की इतनी होगी और बलोचिस्तान की इतनी। अब ये वो बताता है, पर 342 अब सेंसस के बारे में जो प्रोविजन है वो कहती है कि जब सेंसस हो जाएगा तो फिर सीटें री एलोकेट होंगी। हो सकता है पंजाब की आबादी कम हो जाए, सिंध की ज्यादा हो जाए, कराची की बदौलत या कुछ, बिल्कुल। तो अगर 2 सीटें पंजाब की जाती है सिंध को, तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। अब देखो, चिकन और एग का मसला आ गया कि चिकन मुर्गा पहले आया कि तारीख में कि अंडा। अब ये वो आइन में तरमीम करने के मजाज ही नहीं, अभी नहीं मजाज, और उस वक्त तो असेंबली भी नहीं होगी, तो आइन में तरमीम ही नहीं हो सकती, निगरान के दौरान नहीं। और ये इन्होंने ये इख्तियार भी नहीं दे सकते थे निगरानों को कि वो आइन में तरमीम करें। नहीं तो सर, फिर मुमकिना तौर पर, कथा कलामी की माजरत, यहीं पर एक ज़िमनी सवाल है सर, कि फिर मुमकिना तौर पर किस किस्म की कानून साजी हो सकती है जिससे सर ये सेटअप एक्सटेंड हो? नहीं, सेटअप तो ये एक्सटेंड करेंगे, कोई कानून साजी इसमें नहीं हो सकती, उसकी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइन कहता है 90 दिन आप उसको तरमीम नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ कहते हैं 90 दिन बाइंडिंग नहीं है, ये मैंने पहली दफा सुना, और इसका इतना मुल्क और इतना नेगेटिव इसकी मनफी इसका के नताइज आने हैं कि आप कह रहे हैं आइन हमारे पे, आइन के हम पाबंदी नहीं, ये खुल के कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट के हम पर पाबंद नहीं है, आइन के पाबंद नहीं है। ये किस किस्म के मतलब है, किस सोच के लोग ये पैदा हो गए? राजा सनाउल्लाह कह रहा है ये आइन के हम पाबंद नहीं है, 90 दिन के हम पाबंद नहीं है। अब ये पंजाब और के खैबर पख्तूनख्वा में किया है ना, अब ये करना चाह रहे हैं वफाक में भी कि जो निगरान बन जाए, फर्ज को निगरान बन जाए और इसहाकदार निगरान वजीर आजम हो, तो वो मियां नवाज शरीफ ही हुआ ना। तो अब ये कहते हैं, चाहते हैं कि वो हमें निगरान एक लामतनाई अरसे के लिए, कोई नहीं पता कब आएगा ये, जब हालात बेहतर होंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे, 2 साल बाद करा देंगे। ओ भाई, तुम किसने इख्तियार दिया कि तुम इलेक्शन बगैर हुकूमत करो, या तुम्हारा कोई नामजद करता हुकूमत करे इलेक्शन के बगैर? ये तो आइन आइन को तो मतलब रेजा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज़ है सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, और भी बहुत से सवाल थे जिन पर उनकी राय की हम खुद भी तालिब थे, लेकिन वक्त बड़ा महदूद था। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पार्लियामेंट से ये जो रिकॉर्ड कानून साजी हो रही है उससे यकीनन हुकूमत वक्त मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाने की कोशिश तो ज़रूर करेगी, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं उनके गिर्द केसेस का घेरा बड़ा तंग होता जा रहा है, और मुस्तकबिल करीब में लगता यह है कि वो सियासी मंजरनामे से इलेक्शन से कबल गायब होते हुए महसूस होते हैं। क्या मुस्तकबिल हो सकता है सियासी तौर पर उनका, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां जहां हुकूमत के आखिरी अय्याम हमें गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सोचने वाले ये भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या इस हुकूमत के खात्मे के बाद निगरां सेटअप सिर्फ 2 या 3 माह तक रहेगा, या फिर एक ऐसे दौरानिए पर मुहित हो जाएगा जिसमें अगले इंतखाबात के हवाले से बहुत से सवालात उठते हैं। नई मरदमशुमारी के जो आदाद शुमार हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको नोटिफाई करने की खबरें हैं, और अगर ऐसा होता है तो नून लीग की तरफ से भी अब ये बयानात दिए जा रहे हैं कि इंतखाबात में डिले हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन की जमातों, और ख़ासकर ऐसी जमातों जिनकी बुनियाद अभी कुछ ही अरसे पहले रखी गई है, क्या उन जमातों को एतमाद में लिया गया है या उनसे इस हवाले से कोई बातचीत की गई है, और फिर क्या उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नई मरदमशुमारी के हवाले से इसके ऊपर क्या उनसे गुफ्तगू की गई है। इन तमाम इशूज़ पर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, और जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है तारुफ करवाना चाहूँगी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। बहुत शुक्रिया फयाज साहब सर हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत के चंद आखिरी दिन हैं ये तो चली जाएगी अपने वक्त पर, बज़ाहिर लगता ये है, लेकिन अगर इंतखाबात के हवाले से नई मरदमशुमारी पर जाया जाता है तो फिर इंतखाबात 2023 में होते हुए क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेंगे? सना दो बातें हैं जी, और दोनों आपके लिए ब्रेकिंग होगी, लेकिन एक बात तो मैं पिछले 6-7 बार से पाकिस्तान के मीडिया में कह रहा हूँ। एक बात तो ये है कि आप ये मत कहें कि हुकूमत तो अब चली जाएगी, टोटल रह गए आपके 10 दिन। इन 10 दिनों में भी आप ये मेरी तरफ से ब्रेकिंग ले लें, कुछ पता नहीं कि आपकी जनाब एक करारदाद आ जाए और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की तरफ से आए और उसमें कहा जाए कि मुल्क के हालात, मरदमशुमारी, सैलाब और ये हालात ऐसे हैं कि इसमें 1 साल तक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। तो जब इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है तो मौजूदा असम्बलियों को ही 1 साल की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। एक तो ये भी आपका जनाब मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, ये भी पॉसिबिलिटी सर लेकिन चांसेस कितने? फयाज भाई सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इस पे हमने डिबेट की थी कल ऑफ द रिकॉर्ड इस्लामाबाद में कुछ हलकों से। उन्होंने कहा नहीं ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, ऐसा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ज़रूर जाएगी, लेकिन इस मसरूफ़े पर बात तो की जा रही है इस्लामाबाद में वैसे ना, इस पे पॉसिबिलिटी ही मैं बता रहा हूँ ना। जी जी। एक तो ये चीज भी पॉसिबल है। दूसरी जो मेन चीज है जो मैं मुसलसल पिछले 6-7 माह से, और मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पिछले 6 माह से ये बात दोहराई है कि मरदमशुमारी शुरू होने के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो आने वाले इलेक्शन है ये वक्त के ऊपर होना नामुमकिन है। अब वो किस तरह, अब तसल्ली से सुन लीजिएगा। आइन का आर्टिकल 51 उसका सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 ये बड़ा क्लियर कट और बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि रियासत पाकिस्तान में जब भी मरदमशुमारी होगी तो मरदमशुमारी के जब ऑफिशियल रिजल्ट गजट हो जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियां करे। बिल्कुल। और नई हल्का बंदियों के ऊपर ही नया जो भी इलेक्शन आएगा उस मरदमशुमारी के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वो नई हल्का बंदियों के ऊपर जनाब इलेक्शन होगा। 2018 के अंदर इन्हीं तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हुआ था, इजमा हुआ था कि जनाब नेक्स्ट कोई भी इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होगा। तो ये सारी चीजें इस बात के ऊपर है कि जनाब इलेक्शन आपका मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2024 के दरमियान ही हो सकता है। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, एक और पहलू भी है जिस पे कुछ लोग बात कर रहे हैं। अभी ये जो बाजोड़ में इंसिडेंट हुआ, JUI फे की जो कन्वेंशन था उसमें, उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसी तल्ख बात भी की जो कि शायद नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी की गई, कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं ये हुकूमत को सूट करती हैं, और ये कि इसकी वजह से भी इलेक्शन जो है वो उसमें डिले आ सकता है, क्योंकि KP और बलूचिस्तान में इस किस्म के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं। तो सर ये भी क्या एक एलिमेंट हो सकता है? देखिए ये तो एक बड़ी
وسیع قسم کی ڈیبیٹ ہے کہ 2021 کے اندر سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف نے بڑی ایڈوکیسی کی تھی کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے. ان کا جو تقریباً 40,000 افراد تھے جس میں 800 سے 900 ڈکلیئرڈ دہشت گرد تھے, ان کو کے پی کے اضلاع کے اندر جناب ریہیبلیٹیشن کرنے کی ویڈیوز موجود ہے, تقاریر موجود ہے اس وقت وزیر اعظم جناب چیئرمین تحریک انصاف کی, جس میں انہوں نے پراپر آرگومنٹس دیے کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے گا, لایا جانا چاہیے, ان کو یہاں پہ بسانا چاہیے, ان کی فیملیز کو یہاں لانا چاہیے, اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے یہ ویڈیوز. اب وہ جو لوگ لائے گئے اس پالیسی کے تحت, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے اور دہشت گردی کی نئی لہر, اس کی بنیادی ذمہ داری جناب چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اور اس وقت کی حکومت کی اس پالیسی کے اوپر ہے جس کے تحت ان کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, ریہیبلیٹیشن ان کی گئی. بنیادی طور پہ وہ ذمہ دار. بالکل ٹھیک. اچھا, لیکن ذمہ داری خیر وہ قبول نہیں کرتے, وہ موجودہ حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں. 9 سال کے پی میں بھی ان کی حکومت رہی. لیکن چلیں یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے, دہشت گردی کے حوالے سے میجرز تو لینے پڑیں گے. لیکن سر میں واپس اس پر آتی ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے یہ فرمائے گا کہ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں, آپ نے بھی بڑا طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا, جعفر کے ساتھ, لیکن اب جو کیسز ان کے گرد آ رہے ہیں ان کیسز میں لگتا یہ ہے کہ مشکل ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات تب تک نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ان کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ عدالتی سطح پر نہیں ہو سکے؟ دیکھیں, اس وقت چیئرمین تحریک انصاف مسلسل ٹیکنیکل بنیادوں پہ اپنے کیسز سے اور اپنے حساب سے بھاگتے ہیں, جس میں میں قسم خدا کی پرانی جو میری 16 سال کی ایکسپیرینس ہے, اگر میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نیٹ ہیں, آپ کلین ہیں, آپ صاف ستھرے ہیں, آپ نیکوکار ہیں, آپ دیانتدار ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے 37 پیشیوں میں سے صرف 3 پیشیاں توشہ خانہ کی آپ نے اٹینڈ کی ہیں, باقی آپ نے 34 کے اندر جناب آپ نے پتلی گلی سے دائیں بائیں فرار ہوئے. اب آپ کیوں جو ہے وہ سیشن کورٹ کو جناب ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک دفعہ آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے, دوسری دفعہ گئے, تیسری دفعہ گئے, آپ منتے ترلے کر رہے ہیں, سول سے لے کے سیشن, سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ, پھر واپس آتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, کبھی ضمانت, کبھی جناب سٹے, کبھی کیا. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ کو کس چیز کا ڈر؟ میں سر آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دوں, میں پورے پاکستان میں واحد جو پی ٹی آئی کی مرسی لیڈرشپ تھی اس میں سے بندہ ہوں جس نے 9 مئی کے واقعے کے بعد 11 مئی کو بیل بیفور ریسٹ کروائی جناب راولپنڈی استداد دہشت گردی کی عدالت سے. جو میرے پہ ایف آئی آر اس دن ہوئی اس کے حوالے سے میں فیئر تھا, میں نہیں انوالو تھا, میں جناب چور نہیں تھا, میں فوراً گیا عدالت میں, میں نے بیل بیفور ریسٹ کروائی. اب میں بھگت رہا ہوں پیشیاں, آج بھی صبح پیشی بھگتی ہے. میں تیار ہوں ذہنی طور پہ کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا, میں نے بتایا کہ میں اس رات کے 2 بجے نہیں موجود تھا وہاں پہ. بھائی جب آپ گلٹی نہیں ہے تو آپ کیس کا میرٹ کے اوپر جناب آپ فیس کریں نا, آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیوں چور دروازے سے بھاگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ گلٹی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا تو ملنی ہے. جو چور بازاری کی ہے آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا ایف پی آر اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں, اگر اس پیسوں کو جو آپ نے 5 کروڑ 80 لاکھ کہو یا جو بھی کہہ لو, آپ نے سچے بیچے, جھوٹے بیچے, جو بھی کیا, مجھے اسے کوئی غرض نہیں, لیکن آپ نے اگر اس کو نوٹیفائی نہیں کیا تو یہ ایگزیکٹلی وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا. تو جب نواز شریف صاحب بھگت سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں بھگتیں گے؟ سر پھر کیا سمجھا جائے اس وقت جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, پھر اس کا ذمہ دار کیا صرف ایک پارٹی کو سمجھا جائے یا پھر اوور آل جو دوسری پارٹیز ہیں جو کہ حکومت میں ہیں ان کی ہینڈلنگ بھی آپ پور دیکھ رہے ہیں؟ سنا دیکھو بات یہ ہے کہ وہ انگلش کا محاورہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. آپ نے جو گڑھا کھودا نواز شریف صاحب کے لیے 2016-17 میں, ٹھیک ہے, اب آپ اس کے اوپر خود گر گئے ہیں. اب چیئرمین تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تھا نا, جب آپ نے نون لیگ کے جناب پریزیڈنٹ کو, نون لیگ کے لیڈر کو آپ نے فیاض بھائی نہیں سوچا انہوں نے, سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سر میری گزارش تو سنیں. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے غلط کیا, وہ بھگت رہے ہیں, جو گڑھا کھودا اس میں خود گرے ہیں. لیکن اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ پچھلے 3 دن میں کوئی 53 بل منظور ہو چکے ہیں اور یہ جب دل کر رہا ہے نیب میں بھی امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, جب دل کر رہا ہے آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر رہے ہیں. ان کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہو جمہوریت 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 جمہوریت, تو جب جمہوریت کہتے ہو اور پارلیمانی پالیٹکس کا اور پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہو آپ, تو بھائی پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو زیادہ ووٹ رکھتا ہے
100 में से जिसके पास 51 वोट है वो हर किस्म का कानून बना सकता है, वो हर किस्म का कानून बना सकता है, उनकी राइट है, वो बनाए, वो अमेंडमेंट करें, वो नया कानून बनाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन के अंदर तरमीम करें, उनका राइट है। तो जब पार्लिमानी सियासत है, पार्लिमानी जमहूरियत है, तो भाई वो अक्सरियत में है, वो जो मर्जी करे, स्याह करे, सफेद करे, बिल्कुल ठीक सर, कानून बनाए, कानून बिल्कुल पेश ठीक। करें। फिर तफरीक करना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और इन्होंने न सिर्फ माजी का आईना दिखाया बल्कि हाल में भी इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी भी बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की है। जहां साबका हुकूमतों के ऊपर इल्जामात लगते हैं, वही मौजूदा हुकूमत भी वही कर रही है जो कि जमहूरियत में या बराए नाम जमहूरियत में किया जाता है कि अगर आपके पास अक्सरियत मौजूद है और आपके पास बराए नाम अपोजिशन मौजूद है तो फिर आप वही लेजिस्लेशन करेंगे जो पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में की जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब जब ये हुकूमत जाती है और अगली हुकूमतें आती हैं तो फिर इस की जाने वाली तमाम लेजिस्लेशंस को वो किस आईने में देखती हैं। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।